कहानी की शुरुआत में हू जू से कह रहा होता है, यार बस एक शादी का ड्रेस का ही तो बात है। अगर जिया को वो पहनने का मन है तो तुम दे क्यों नहीं दे रही हो? इतना ड्रामा करने की क्या ही जरूरत है? हो जू का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। यहाँ पर जो साफ मना कर देती है कि नहीं, ये शादी का ड्रेस मेरे लिए है तो मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ। होगा तो कम ऑन, तुम तो पहले इस तरीके के ड्रामेबाज थी नहीं। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जियान भोली भाली बनते हुए कहती है, प्लीज जो सिर्फ एक बार वो शादी का ड्रेस पहनने के लिए दे दो। मुझे वो बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया है। जो यहाँ पे फ्लैशबैक में अपनी स्टोरी याद कर रही थी, जहाँ पर कि वो बताती है कि वो और हुओ दोनों बचपन के दोस्त हैं। पूरा बचपन उन दोनों ने साथ बिताया है। हुओ जो के साथ ऐसा बिहेव करता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और कई बार उसने जो को ये हिंट भी दिया है कि वो आगे चलकर उससे शादी करने वाला है। अंटिल एक दिन वो उसे बर्थडे केक देने के लिए जाती है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड जियांग से इंट्रोड्यूस कराता है, तो वो समझ जाती है कि वो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। उसे ये पसंद था कि जो उसे पसंद करती रहे। कहानी यहाँ पर आती है और वो हुओ को कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैंने शादी कर लिया है और वो मेरे शादी का जोड़ा है, तो ऑब्वियसली मैं वो किसी और को तो देने नहीं वाली हूँ। यहाँ पर हुओ को इस बात पे ट्रस्ट नहीं होता है। जो उसके पीछे पड़ी रहती थी और अचानक से उससे शादी कर लेगी, ये कह के वो वहां से जाने लगती है। अब वो कुछ घंटे पहले की हमें बात बताती है। असल में वो ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी और ब्लाइंड डेट पर जिस इंसान के साथ वो गई थी, वो इस कहानी का हीरो जिन है। बहुत ही खूबसूरत है, अमीर है, लेकिन जो को इस बात का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि एक सिंपल से ब्लाइंड डेट पर वो असल में उसी दिन उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, वो तो उसी ब्लाइंड डेट के जस्ट बाद शादी का सर्टिफिकेट भी लेने के लिए जाने बोलता है। लेकिन हाँ, जिन बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था, उसने अपना फुल बॉडी चेकअप वगैरह कराया था और बहुत कुछ बातें वो जो को पहले ही क्लियरली बता देता है। जो इन सारी बातों से एग्री करती है और जिन के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लेती है, सोचते हुए हो उससे तो कभी शादी करने नहीं वाला है, वो उसके साथ कर रहा है टाइम पास। उसे इस बात का एहसास हो चुका था, तो वो यहाँ पर इस तरीके से अब लाइफ में मूव ऑन करके जिन से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर किजन जो से कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और उस हक से मैं तुम्हें आज साथ में घर रहने के लिए बोल रहा हूँ। हम अलग थोड़ी ना रहने वाले हैं। जो उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। जिन अपने पालतू डॉग को लेकर के यहाँ पर आता है। अब जो देखती है, यार ये बंदा तो सच में मेरे से औकात से बाहर है, इतना ज्यादा हैंडसम है। इसने आखिरकार मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा होगा? जिन यहाँ पर जो को कहता है, अब घर पर आ गई हो तो कंफर्टेबल ही रहो। तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा है, चीज़ों को अपने हिसाब से सेटल कर सकती हो। फिर जो फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। रात में जिन सोच रहा था कि क्या वो इतना स्कैरी है जो उससे इतना डर रही है। वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसके दोस्त को कहता है कि अब लेट नाइट कॉल मत किया करो, अब उसकी शादी हो चुकी है। ज़ू यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आती है। जिन उसे अपना फिजिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि देखो उसे कोई बीमारी नहीं है, तो क्या वो लोग अब शादी का रोमांस कर सकते हैं? जू उसे कहती है, देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कंपनी कर सकती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कभी जू बहुत ही नर्वस होगी क्योंकि वो जिन को बिल्कुल जानते नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंजर है और इस तरीके से जू का जिन के साथ रोमांस करना उसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फ़ील करा रहा था। वो बेड पर जाती है, जिन जानता था कि जो बहुत नर्वस है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसे टच नहीं करता है। लेकिन जब वो जगती है तो देखती है कि जिन उसके पेट के ऊपर सर रख कर के सोया हुआ है। जिन की भी नींद खुल जाती है और वो जू को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जो उसे बहाना करके टाल देती है कि उसने ब्रश नहीं किया है, तो जिन उसके साथ वॉशरूम जाता है और दोनों ब्रश करते हैं। जो वहाँ से निकलने के इरादे में थी, लेकिन जिन उसे भला कहाँ ही जाने देने वाला था। वो तो सीधे जू को ऊपर सिंक पर बिठाता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है। ये इसका फर्स्ट किस था और ऊपर से ये सब कुछ इतना सडनली हो रहा था कि जू ने खुद को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया था। और जिनको यहाँ पर कहती है, देखो मैं भी नहाई भी नहीं हूँ और ये सब कुछ हमारा फर्स्ट टाइम है, तो मैं खुद को परफेक्ट दिखाना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, तो मेरी फीलिंग को समझो। तब जाकर के जिन समझता है कि असल में वो उसके अराउंड अभी काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। वो कहता है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे इजाज़त के खिलाफ नहीं जाऊँगा। अगर तुम्हें वक़्त चाहिए तो तुम टाइम ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़िन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग था, वो ये चीज़ें दिखा रहा था
तब जाकर के जो यहाँ पे थोड़ा-सा नॉर्मल फ़ील कर पाती है। ज़ेन उसे अपने हाथों से सैंडल पहनाता है। आफ्टर दैट शाम में जब दोनों वापस से सोने के लिए जाते हैं तो बस ज़िन नॉर्मली उसे हग करके सो जाता है। अगली सुबह जब वो जग कर के हॉल में जाती है तब उसे हो का कॉल आ रहा था। वो जू से गुस्सा कर रहा था कि कल वो कहाँ चली गई थी ड्रामा करते हुए। जो उसे कहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे ऐसे इस तरीके से तुम कॉल नहीं कर सकते हो। मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। जिन सुन लेता है कि जो उसे हस्बैंड कह रही है और वो ये सुन कर के बहुत ही मन खुश होने लगता है। जिनके यहाँ पर आते ही जो फ़ोन कट करना चाह रही थी, जिनको नहीं पता था कि जो किससे बात कर रहा है और जाकर के सीधे ही उसे किस करने लगता है। ये चीज़ें यहाँ पर हो को सुनाई देती है और उसे गुस्सा आने लगता है कि जो उसे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि उसे इस बात की पूरी गारंटी थी कि ज़ू कभी भी जो है इस तरीके से किसी और इंसान के साथ तो वो इंक्लूड हो ही नहीं सकती है। वो फ़ोन कट कर देता है। इधर जिन जो उसे कहता है अच्छा लगा तुमने मुझे हस्बैंड कह के पुकारा तो। वो जो के साथ आगे रोमांस करना चाह रहा था, लेकिन जो बहुत नर्वस थी तो वो वापस से खुद को रोक लेता है। जो पहले यहाँ पर जिन को जान लेना चाह रही थी, तो ही आगे इस रिलेशनशिप में वो बढ़ने का प्लान कर रही थी। उस टाइम घर की जो मेड थी वो आती है इनके लिए फूड वगैरह बनाने के लिए। जू को घर पे कुछ काम खास करने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। जो जिन था वो पूरी तरीके से उसका ख्याल रख रहा होता है। जो अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। उसके दोस्त को पता था कि जू ने शादी कर लिया है। इनफैक्ट वो तो उसके लिए बहुत खुश थी और लव बर्ड को देख कर के उसे छेड़ भी रही थी। जू कहती है नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जैन को ऑफिस में देखते हैं, वो फीमेल एम्प्लॉई के वेडिंग रिंग को देख कर के पूछ रहा होता है कि किस कंपनी का है, क्योंकि उसे वो वेडिंग रिंग काफ़ी पसंद आया था। वो बताती है तो वो उसे बोनस वगैरह भी दे देता है। वो जू के लिए भी वैसा ही रिंग बाय करना चाह रहा था, काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छा, क्योंकि जू जिन की पसंद थी। ब्लाइंड डेट्स में से उसने उसे चूज़ किया था। फिर वो जू को कॉल करता है। जू डांस क्लास में टीचर हुआ करती थी, अपने स्टूडेंट को डांस वो सिखा रही थी। और जू से कहता है कि क्या वो उसे रिसीव करने के लिए आ सकता है। जो इस चीज़ के लिए अग्री कर जाती है। तभी हुआ यहाँ पर उनके सारे एम्प्लॉयज़ के लिए खाने पीने वाली चीज़ें लेकर के आया हुआ था। जो यहाँ पर हुओ को देख करके उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब हुओ को ये लगने लगता है कि इसका नखरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि इस बार तुम जू से बात करने के लिए नहीं जाओगे। वो आकर के कहता है कि वो खुद 4 दिन बाद उससे बात करने के लिए आएगी। इसका बहुत ज़्यादा ही हो गया, लगता है कि मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा दिया। अब वो इस बात को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो उसे छोड़ कर के कहीं जाने वाली है। तभी वहाँ पर जू को ग्रैंडमदर का कॉल आता और वो काफ़ी गुस्से में उसे घर पर बुला रही थी। यहाँ पर ये लोग जिन का कार देखते हैं। यहाँ पर वो ये सोचने लगता है कि जिन का कार यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना बड़ा इंसान है, इतने छोटे से डांस स्टूडियो के अराउंड वो क्या कर रहा होगा। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो जू से मिलने के लिए तो नहीं आया था, क्योंकि जू ने कहा था कि उसने शादी कर लिया। इधर घर पर उसकी ग्रैंडमदर जू को बहुत ही डांट लगा रही थी, क्योंकि जू ने जिनसे शादी कर लिया था। जू कहती है अगर मुझे पता होता कि मेरी कजन सिस्टर शादी करना चाहती है जिनसे, तो मैं कभी उस ब्लाइंड डेट पर जाती ही नहीं। असल में जू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और जो उसकी आंटी थी वो उसे पाल पोस करके बड़ा की थी। उसकी जो ग्रैंडमदर थी वह हमेशा ही जू को खरी खोटी सुनाती रहती थी, लेकिन जू ने कभी कुछ नहीं बोला था। और असल में अगर उसे पता होता कि उसकी कजन सिस्टर जिनसे शादी करना चाहती है, तो वो कभी भी इस चीज़ के लिए जाती ही नहीं, ब्लाइंड डेट के लिए। दूसरी तरफ जो उसकी कज़िन सिस्टर थी, देखती है कि उसका हस्बैंड जिन उसे लेने के लिए आया हुआ था, वो जल्दी-जल्दी बताती है कि जो उधर कमरे में है और ग्रैंडमदर उसे पनिशमेंट लगा रही है। जो उसकी बहन थी वो जो को बहुत मानती थी और उसका ऐसा कुछ नहीं था कि उसे जिन से ही शादी करना था। जिन काफ़ी हैंडसम था, तो भला कौन है उसे पसंद नहीं करेगा। जिन जो को इस हालत में देख करके ग्रैंडमदर को जाकर के बहुत ही सुनाने लगता है। ग्रैंडमदर कहती है कि तुम एल्डर से इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो। जिनका कहना था कि जब एल्डर को ही नहीं पता है कि उनकी औकात क्या होनी चाहिए दूसरों के लाइफ में, तो हमें ये सबक सिखाना पड़ता है। जो अब मेरी वाइफ है, ऐसी बदतमीजी मैं जू के साथ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो जू को वहाँ से लेकर के जा रहा था। उसके घुटने-वुटने में चोट लगा हुआ था, तो जिन उसके पैर पर दवा अप्लाई कर रहा था।
वो जू को कहता है कि आज के बाद तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से तुम मेरी वाइफ़ हो। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जू की आंटी भी आती है। वो अपनी सास को काम डाउन होते हुए कहती है कि इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? अगर जू की शादी जिन से हो गई तो क्या प्रॉब्लम है? वो दोनों साथ में खुश हैं। ये मेरे लिए मैटर करता है। उसकी आंटी भी जू को अपनी बेटी की तरह मानती थी। उन्होंने कभी ये फ़र्क नहीं किया उनके बेटी में, उनके बच्चों में और जू के बीच। लेकिन जो उसकी ग्रैंडमदर थी ना, वो जू को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी, तो हमेशा ही उसे परेशान करते रहती थी। जिन कहता है कि मॉम डैड आई एम सॉरी इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन जो अब मेरी बीवी है और मैं ऐसी हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी बीवी को इस तरीके से परेशान करे। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर मैं जू को कभी भी इस घर में आने नहीं दूँगा। आज रात अब जिन और जू दोनों इसी घर में ओल्ड हाउस में स्टे करने वाले थे। वहाँ पर वो जू से मिलने के लिए आता है। वो सोचता है कि शायद वो ओवरथिंक कर रहा है, जिनका जू से कोई रिलेशन नहीं होगा। वो उसके कमरे की तरफ देख रहा था जहाँ अब भी लाइट जल रही थी। इधर दूसरी तरफ जू और जिन उसके कमरे में थे। उसकी मॉम यहाँ पर आती है और जू को कहती है मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ नाइट गाउन तैयार किए हैं। अब तुमने जिनसे शादी कर लिया है तो तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। यहाँ पर जू शर्मा रही थी, हालांकि उसे पता नहीं था कि उसकी आंटी ने क्या उसके लिए प्रिपेयर किया है। इधर जिन को वो कपड़े हाथ लग जाते हैं। वो जू को जानबूझ करके छेड़ रहा था कि उसे पता था कि जू बहुत ही शर्माती है इन चीज़ों को लेकर के। जू उसे कहती है कि वो लोग उसकी आंटी के घर पर हैं और यहाँ पर इस तरीके से रोमांस नहीं कर सकते हम। जिन उसे कहता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है। जो शर्माते हुए फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। इधर जैन को हुओं के बारे में पता लगता है उसका और जू का क्या रिलेशन था, लेकिन जब तक खुद यहाँ पर जो उसे ये बात नहीं बताए, वो इस बात को बाहर नहीं आने देता है। जू जब फ्रेशन अप होकर के आती है तो जिन जा करके उसे किस करने लगता है और कहता है कि अगर हम दोनों फ्रिक्वेंटली ये सारे काम नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों एक दूसरे के यूज टू कैसे होंगे। तुम्हें पता है ना कि मेरी नीड्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ज़्यादा टाइम तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो ऑब्वियसली इस घर में इंटीमेट नहीं होना चाहती थी पहली बार उसके साथ, दैट्स वाई वो वापस से जिन को यहाँ पर समझाते हुए रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो हुआ होता है वो मिलता है जू के वही कजन ब्रदर से। अब उसे तो पता नहीं था कि जू ने बोला है कि न उसकी शादी के बारे में, इसीलिए टालने लगता है और हुआ को ऐसा लगने लगता है कि शायद जू ने उसे झूठ बोला होगा। उसकी किसी से शादी नहीं हुई है, क्योंकि अगर शादी हुई होती तो कम से कम उसके घर वालों को तो इस बारे में पता ही होता, और वो कॉन्फिडेंटली वहां से चले जाता है। बड़ा मुझे आई थी झूठ बोलने के लिए, जेलस फील कराने के लिए। मैंने तो सच पता कर ही लिया। कहते हैं ना कि कभी-कभी हम जब उस इंसान को खो देते हैं तब उसकी इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो बस हो के लाइफ में आगे वही होने वाला था। जो जिन था वो ये चीज़ें देख लेता और अब उसे हो पर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। अगले दिन जिन के सारे घर वालों को काफी सारे गिफ्ट दे रहा होता है। फर्स्ट मीटिंग उनका था, वो कुछ लेके नहीं आया था, इसी वजह से उसके कजन ब्रदर को एक स्पोर्ट्स कार पसंद था, तो वो उसे ऐसे गिफ्ट कर देता है जैसे कि हम खिलौने गिफ्ट किया करते हैं एक दूसरे को गिफ्ट में। जो यहाँ पर आती है उसकी कजन सिस्टर बताती है यार तेरा पति तो सच में काफी अमीर है। तुझे पता है आज उसने किसको किसको क्या क्या गिफ्ट किया। जो सोचती है वो दोनों तो सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट अरेंज मैरिज में है ना, तो फिर जिन इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए। बट जो भी हो, जिन का इस तरीके से सपोर्ट करना उसे काफ़ी सही फीलिंग दे रहा था। लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद कि कोई इंसान उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। फैमिली मामले से मिलने के बाद वो लोग वहां से लौट जाते हैं। जो कि ग्रैंड मदर उसकी बहू से कह रही थी कि अब खुश हो तुम, जो कि शादी जिन से हो गई है तो यही चाहती थी ना तुम, अपनी बेटी की शादी छोड़ करके तुम दूसरे की बेटियों को संभाल रही हो। जो कि आंटी कहती है सासू माँ मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट मैं बहुत ही खुश हूँ कि जू की शादी जिन से हो गई है। इधर हम लोग जू को देखते हैं, वो अपने डांस क्लास में जाती है। अब सारे लोग यहाँ पर जिन के बारे में पूछ रहे थे, तो जो बताने लगती है कि हाँ वो तो मेरा हस्बैंड है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को इस बात का ट्रस्ट होता है और कुछ लोगों को नहीं।
जब वो अपनी दूसरी फ्रेंड से मिलती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड से, तब उसकी बेस्टी उससे कहती है, "बहन, मैं ना तुझे कुछ वीडियोज़ भेज रही हूँ। घर जाकर के ना तू उन्हें स्टडी करना, ताकि तू यहाँ पर सच में जिन को सैटिस्फाई कर सके जब फर्स्ट टाइम उसके साथ इंटीमेट होगी तो।" वहीं दूसरी तरफ जो जिन था, वो ऑफ़िस में बैठे-बैठे ज़ू को मिस कर रहा था। वो काम कम और यहाँ पर रू को बात करना, उसका ख़्याल करना, इन बातों का ध्यान ज़्यादा रख रहा था। ऑफिस का काम बीच में छोड़ करके बजू के डांस स्टूडियो पहुंच जाता है, जहां वहां पर कुछ लड़कियां आपस में गॉसिप कर रही थी कि मुझे तो इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा है कि जो सच में यहाँ पर हो से ब्रेकअप करके किसी और से शादी कर ली है। जिन यहाँ पर सामने आता है और कहता है, अब तो मुझे जू के साथ देख करके तुम्हें भरोसा हो जाएगा ना कि तुम्हारी मैम जू ने सच में शादी कर ली है। जू को नहीं पता था कि जिन यहाँ पर उसका वेट कर रहा है। जैसे ही उसके डांस क्लासेस खत्म होते हैं तो वो जिन के पास चली जाती है। जिन उनसे कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ को रिसीव करने के लिए आया हूँ। वहां से वो दोनों घर पहुंचते हैं। एक तरफ जिन जो था वो मस्त अपना वर्कआउट कर रहा था कि जू के सामने वो अपना अच्छा इंप्रेशन बना सके, और वहीं दूसरी तरफ जू जो थी वो उन वीडियोस को देख करके सीखने का कोशिश कर रही थी। तभी ज़ेन यहाँ पर कमरे में आ जाता है। जो को ये चीज़ें देखते हुए कहता है, ओह! तो तुम चीज़ों को सीखने का कोशिश कर रही हो। क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? जो कहती है, हाँ, ऑब्वियसली ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ज़ेन उसे किस करते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें ऑनलाइन चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम दोनों साथ मिल कर के इन चीज़ों को सीख लेंगे। जो यहाँ पर बहुत नर्वस थी, लेकिन जैसे ही ज़ेन किस करके रिलेशन को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है, बेचारी जू की हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसे पीरियड आ गया था। अब जिन यहाँ पर उसके सिचुएशन को समझता है और वो जू को जाने दे देता है, ये कह के कि अगली बार वो कोई भी बहाना उसे नहीं बनाने देगा। जो यहाँ पर बहुत ऑकवर्ड फ़ील कर रही थी कि एक तो उसे इतनी मुश्किल से चांस मिला था। वो और जिन अपने शादी के नेक्स्ट स्टेप पर जाने वाले थे, लेकिन अब ये चीज़ें हो गई हैं, बट वो कर भी क्या सकती थी, उसके हाथ में तो ये सिचुएशन था नहीं। अगली सुबह जब वो जगती है ना, तो देखती है कि जिन तो घर पर है ही नहीं। घर की मेड से पूछने पर पता चलता है कि जिन बिजनेस ट्रिप पर गया है। अब जू को लगने लगता है ना तो जिन ने उसे मैसेज किया, ना ही उसे कॉल किया, और वो अचानक से कल रात के बाद बिजनेस ट्रिप पर निकल गया। ज़रूर ही वो उससे इस बात को लेकर के काफ़ी गुस्सा होगा। अब वो सोच रही थी कि वो जिन को कैसे मनाए, इस बारे में उससे कैसे बात करे। उसकी नज़र उसके डॉग पर जाती है। वो डॉग को लेकर के शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो लिली नाम की एक लड़की को जियांग के साथ देखती है। जियांग यानी कि हुओ की गर्लफ्रेंड। अब वो जू को यहाँ पर देख करके लिली को जानबूझ करके भड़का रही थी, अरे देखो ना, वो जिन के डॉग के साथ है। लिली जिन से शादी करना चाहती थी, और दोनों के फैमिलीज पड़ोसी भी हुआ करते हैं। लिली यहाँ पर जानबूझ करके जू का इंसल्ट करने लगती है और उसे वो डॉग लौटाने के लिए कहती है। जू कहती है, ये तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लेके मैं आई थी इसे, तो लेकर के भी मैं ही जाने वाली हूँ। जाओ, जो करना है कर लो। तभी यहाँ पर गार्ड्स आते हैं और वो लोग लिली और जियांग को शॉप से बाहर निकाल देते हैं। और ये सब कुछ जिन के इन्फ्लुएंस की वजह से हो पाया था। जिन अपने बिजनेस ट्रिप पर अपने काम में लगा हुआ था। उसका दोस्त भी उसके साथ था। इनफैक्ट वो उसे आइडियाज दे रहा था कि उसे क्या करना चाहिए जू को इम्प्रेस करने के लिए। घर की मेड यहाँ पर जू को इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि वो सुबह डॉग को लेकर के शॉपिंग करने के लिए गई थी। लिली और जियांग से उसके पंगे हो गए थे, लेकिन उसने सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया। अब जिन को लिली पर बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अगर वो जू को प्रोवोक करेगी, उसे उसकी गलती की सज़ा तो मिलने वाली थी। वो जल्दी-जल्दी अपने काम को फिनिश कर रहा था जू के पास वापस लौटने के लिए। उस रात जू अपनी दोस्त के साथ रोड साइड स्टॉल पर बैठ कर के खाना-वाना खा रही थी। खाते-खाते वो काफ़ी ड्रिंक भी कर लेती है और फुल ऑन ड्रंक हो जाती है। जिन को पता चलता है कि जू लेट नाइट घर नहीं गई है, तो वो उसके नंबर पर कॉल करता है। तभी फ़ोन उसकी फ्रेंड उठाती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक ही थी। जिन का फ़ोन था ये जान कर के फिर वो जू को वो फ़ोन दे देती है, और जू यहाँ पर ड्रंक होने की वजह से उसके मन में जिन को लेकर के इतना फ्रस्ट्रेशन तो भरा हुआ था ही, वो उसे काफ़ी ज़्यादा सुना देती है। अब जिन उसकी इन फुद्दू हरकतों पर हँस रहा था गुस्सा होने के बजाय। जो उसकी फ्रेंड थी जू को वहाँ से लेके जा रही थी, तभी जो हुआ था वो वहाँ पर जियांग के साथ आ जाता है। देखता है कि जू ड्रंक है, कहता है चलो मैं घर छोड़ देता हूँ, लेकिन उसकी फ्रेंड साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो जू को लेकर के चली जाएगी। अब वो जो था वो जू को मिस करने लगा था, क्योंकि अब वो उसकी दोस्त नहीं थी ना। अगली सुबह जब जू जगती है तो देखती है कि जिन यहाँ पर आया हुआ है।
अब जो कल रात में नसीम उसे क्या बोली है, वो धीरे-धीरे उसे फ्लैशबैक में याद आ रहा था। जिन से कहने लगती है कि पहले तो ये बताओ कि बिज़नेस ट्रिप पे जाने से पहले तुमने मुझे एक मैसेज तक क्यों नहीं डाला? ज़िन कहता है मैंने मैसेज डाला था, तुम अपना फ़ोन चेक करो। जो चेक करती है तो पता चलता है उसे कि अननोन नंबर से मैसेज आने की वजह से असल में स्पैम में उसका मैसेज चला गया था। उसने ज़िन का नंबर सेव तक नहीं किया था। वो उससे माफ़ी माँगने लगती है कि शायद उससे गलत हो गया और उसे उसे इतना ज़्यादा नहीं सुनाना चाहिए था। यहाँ पर ज़ेन उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन अगली बार ना थोड़ा ड्रिंक कम करना। यहाँ पर उसे ये भी बताती है कि कल रात वो अपनी फ्रेंड के साथ थी, अकेले नहीं और उसकी फ्रेंड ही उसे घर छोड़ने के लिए आई हुई थी। ज़ेन यहाँ पर वापस से जो के साथ रोमांस करने के लिए जाता है, उनके बीच यहाँ पर अब दोस्ती थोड़ी गहरी होने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। धीरे-धीरे क्लोज़ भी आने लगे थे। जो अब ज़िन के अराउंड बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं फ़ील करती थी। हालाँकि उसके मन में सवाल ज़रूर था कि जिन जैसा इंसान उसने उसे क्यों चूज़ किया, बट वो खुश थी कि उसने एटलीस्ट उसे चूज़ तो किया। जिन ऑफ़िस के लिए निकलता है, जो उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है, "अगर लिली तुझे कोई मैसेज करे ना तो तू रिप्लाई मत करना।" उसे पता था कि लिली जिन से शादी करना चाहती है और वो जू को ज़रूर ही प्रोवोक करने का कोशिश करेगी और इधर जो जिन था, वो ना सीधे लिली के घर पे कॉल करके कह देता है कि उसने उसकी बीवी का इंसल्ट किया है और अगर लिली ने जू से माफ़ी नहीं माँगी तो उनके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर पूरे नहीं होने वाले हैं। अब लिली को कॉल करके उसकी माँ काफ़ी सुनाती है और कहती है जाकर के जू से कैसे भी करके माफ़ी माँगो। इस टाइम पे लिली को पता चल पाता है कि असल में जो जू है वो तो जिन की वाइफ निकली। उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालाँकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन उसकी मजबूरी होने वाली थी। उस टाइम हम लोग देखते हैं कि जू घर पर थी। लिली उससे मिलने आने का कोशिश करती है लेकिन वो मिलने से मना करके अपने डांस क्लास के लिए चली जाती है। प्रैक्टिस कर रही थी तभी उसे हो का कॉल आता है। वो दूसरे नंबर से उसे फ़ोन कर रहा था। जो को कह रहा था कि उसने उसे क्यों ब्लॉक किया। ख़ैर, कल उसका बर्थडे है और वो चाहता है कि जू साथ में पार्टी करने के लिए चले। जू साफ मना कर देती है और उसका फ़ोन कट कर देती है। उसका फ्रेंड कहता है भाई मुझे लगता है ना कि इस बार जो जू है वो सच में तुम्हें छोड़ कर के जा चुकी है। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जू उसे भला कैसे छोड़ कर के जा सकती है। तभी जू को पता चलता है उसकी फ्रेंड और जियांग के बीच लड़ाई हो गया। पिछली बार की तरह उसने वापस से जू का शादी का ड्रेस पहन लिया था और उसकी बेइज्जती इस बात से उससे लड़ बैठी। बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी। जू वहां पर जाती है। अब वो जियांग के नौटंकियों को नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी और खींच करके उसे थप्पड़ मार देती है। इस बात पर जिन उस पर वो उस पर गुस्सा करने लगता है तो वो उसे भी थुपिया देती है और कहती है बहुत झेल लिया मैंने तुम दोनों को। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या चल रहा था मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी हमारे बीच चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन अब तुम्हें जियांग मिल गई तो तुम्हें मुझे रास्ते से हटाना था। अगर तुम्हें मुझसे प्यार करना ही नहीं था तो ये सारे ड्रामे तुमने सिर्फ अपने मज़े के लिए किए थे। और तुम खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड कहते हो। अरे तुम तो किसी के दोस्त बनने तक लायक नहीं हो। तुमने मेरी फीलिंग के साथ खेला था। जब तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल ही गई है तो फिर इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों कर रहे हो। रही बात इस वेडिंग ड्रेस की, तो जियांग को ये वेडिंग ड्रेस मुझे अभी के अभी लौटाना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो मैं सीधे उस पर पुलिस केस करूँगी। ये वेडिंग ड्रेस मेरी बेस्टी ने मुझे दिया था और इसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यहाँ पर उसकी बेस्टी ने स्पेशली जू के लिए ड्रेस बनाकर के उसे गिफ्ट किया था और इसी वजह से ये ड्रेस जू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो जियांग को ड्रेस खोलने के लिए कहती है तो वो बहाना कर देती है कि वो पब्लिक में उसका ड्रेस उसे कैसे लौटा सकती है। जो कहती है वो नहीं जानती है। उसने पहले भी इस बात के लिए मना किया था लेकिन उसने नहीं माना। अब वो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे तो जू को एट द एंड जिन को कॉल करना पड़ता है। जू जिन को उस टाइम ये बात नहीं पता था। जो उसे बताती है कि ऐसा-ऐसा सिचुएशन है। मेरी वेडिंग ड्रेस को कोई और लड़की पहन ली और इसी मैटर में हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं। इस बात पर जो हुआ था वो जू पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बेकार में ही आप क्यों ड्रामे कर रहे हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा और जिन का कोई रिलेशन नहीं है। जू हंसते हुए कहती है बस थोड़ी देर इंतजार करो पता चल जाएगा। तभी वहां पर जिन उस टाइम तो बिजनेस ट्रिप पर दूसरे शहर में था तो वो अपने दोस्त और लॉयर को वहां पर भेज देता है जो कि जू के इस केस को हैंडल करने वाला था। अब उसका फ्रेंड जू को देख करके सोचता है ओ बंदी इतनी खूबसूरत है। अब मैं समझा कि जिन ने पहले ही मीटिंग में सीधे शादी करने के लिए ही क्यों हाँ कह दिया था। यहाँ पर वो आकर के सारे मैटर को संभालता है। अब वो और जियांग को लगने लगता है कि जो का क्या रिलेशन है जिन के साथ जो अपने पर्सनल लॉयर को भेज रहा है यहाँ पर इस छोटे से केस को हैंडल करने के लिए। अब
ऑब्वियसली बात तो यहाँ पर क्लियरली प्रूफ हो चुका था कि जियांग को जू का वो ड्रेस उसे लौटाना पड़ेगा। वो घुटने के बल होकर के उससे माफ़ी माँग रही होती है और कहती है, देखो मैं एक मॉडल भी हूँ, मेरा बहुत ही पब्लिक ह्यूमिलिएशन होगा अगर उसने ऐसा किया तो। जू कहती है, तो फिर ठीक है, मैं सीधे तुम पर केस कर देती हूँ, तुम जेल चले जाओ, मुझे इस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियांग ऐसा करना नहीं चाहती थी वरना उसका करियर ही पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। जिन भी अब उसका मदद नहीं कर रहा था तो एट द एंड उसे ये वेडिंग ड्रेस खोलना पड़ता है। उस वेडिंग ड्रेस को वो खोल करके जू को दे देती है। जू अपनी बेस्टी को कहती है इस वेडिंग ड्रेस को काट देने के लिए। वो उसके सामने उस वेडिंग ड्रेस के चिथड़े उड़ा देती है और उसके मुंह पे फेंकते हुए कहती है, आज के बाद ना मुझे कभी अपनी शक्ल दिखा मत देना, और हाँ, मैंने सच में शादी कर लिया है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसका फ्रेंड हो को समझाने का कोशिश कर रहा था कि शायद तुम्हें अब चीज़ों को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जो सच में अब तुम्हारे साथ आना नहीं चाह रही है। मैं उसकी आंखों में ये चीज़ देख पा रहा हूँ। बाहर जाकर के जो कि फ्रेंड थोड़ा सैड थी, ये ड्रेस जो के लिए इतना इम्पोर्टेंट था और ये सब कुछ हो गया। जो कहती है कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है। वो जो थी वहाँ से चली जाती है चेकअप वगैरह कराने के लिए, और जू को जिनका फ़ोन आता है, वो उसका हाल-चाल लेने के लिए कॉल किया था। जहाँ पर कि अब जिनका फ्रेंड जू को घर छोड़ता है। घर जाकर के आज जो कुछ हो उस वज़ह से असल में जू थोड़ा सैड थी और वो जिन को मिस कर रही थी। जिन अपने फ्रेंड को कॉल करके थैंक्स बोलता है उसके नहीं होने पर जू वाला मैटर सुलझाने के लिए। फिर वो सीसीटीवी से देख रहा था कि जू क्या कर रही है। जब वो ये चेक करता है तो समझ जाता है कि वो सैड है, तो वो उससे कॉल करके बात कर रहा था और उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जू कहती है हाँ, सब ठीक है। अब जू सोच रही थी कि वो हो के बारे में जिन को बता देगी, लेकिन वो कैसे बताए, बस उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा था। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हो अपने दोस्त के साथ काफ़ी ड्रंक था। उसका दोस्त उसे कह रहा होता है या तो जाकर के जू को पूरी तरीके से मना लो या तो फिर उसे जाने दो। लेकिन जो हो था वो अब जू पर गिव अप नहीं करने वाला था और वो जू को मनाने के लिए वापस जाने का प्लान कर रहा था। अगले दिन वो जू से मिलने के लिए चले जाता है। जू से कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी है। मैंने शादी कर लिया और मेरे हस्बैंड को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ऐसा कह के वो वहाँ से आगे बढ़ रही थी। जिनका उसे कॉल आता है, वो बात करते करते भी जा ही रही थी कि रोड साइड ड्रंक कंडीशन में एक इंसान पड़ा हुआ था और वो जू को परेशान करने के लिए आने लगता है। जिन वहीं पास से जू से बात कर रहा होता है और जब वो ये चीज़ देखता है तो ऑब्वियसली वो उसका हेल्प करने के लिए वहाँ पर चले जाता है। जू का फ्रेंड भी उसके साथ में था। जिन जू को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है और वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर ये फील कर रही थी क्योंकि कार में जिन भाई साहब जो के साथ रोमांस कर रहे थे। जो यहाँ पर जिन से पूछती है कि क्या उसे केक खाना पसंद है। जिन कहता है कि नहीं, वो स्वीट ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन हाँ, अगर जू बनाएगी तो वो ज़रूर ही दिल से खाएगा। इस बार जो जू थी वो जिन को अपने पुराने फ्लैट लेके जाती है जहाँ वो शादी से पहले रहा करती थी। कुछ टाइम जिन इधर-उधर घूमता और फिर देखता है कि जू केक बना रही है तो उसका मदद करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई घर का गेट नॉक कर रहा है। वो जाता है देखने के लिए। असल में जो वो था वो ड्रंक कंडीशन में जू के फ्लैट के बाहर आया था और काफ़ी ड्रामेबाज़ी कर रहा था। लेकिन जिन यहाँ पर गेट ही नहीं खोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था हुओ का जू से कोई रिलेशन रहे। केक वेक बना करके जब वो लोग मस्त रोमांस कर रहे थे, तभी जो नोटिस करती है कि कोई गेट के बाहर है क्या? जिन कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ। तभी वहाँ पर जू को हो के फ्रेंड का कॉल आता है कि वो हॉस्पिटल में है, कि जो उसे देखने के लिए नहीं आएगी। जू साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, अब उसका उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो उसे देखने के लिए नहीं आने वाली है। यहाँ पर वो जिन को बताती है कि असल में जो हो है वो उसका बचपन का फ्रेंड हुआ करता था। दोनों पहले बहुत ही क्लोज़ थे और उसके बचपन से जवानी तक की सारी मेमोरीज़ जो है वो से ही जुड़ी हुई है। बट वो इस बात की श्योरिटी लेती है कि अब वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जिस दिन से उसने जिनसे शादी किया है वो उसके लिए पूरी तरीके से लॉयल है। जिन उसे कहता है कि हाँ, उसे उसका पूरा भरोसा है और जू को कुछ भी एक्सप्लेनेशन अब देने की ज़रूरत नहीं है।
इधर हॉस्पिटल में वो एडमिट था, उसे पता चलता है कि ये कॉल जाने के बाद भी कि वो हॉस्पिटल में है, जो उसे देखने के लिए नहीं आई, तब उसे लगने लगता है कि कहीं सच में जो अब उससे दोस्ती तोड़ने का तो प्लान नहीं कर रही है। तभी जियांग यहाँ पर हो से मिलने के लिए आती है और वो यहाँ पर हो को कुछ आइडियाज़ दे रही थी जो को उसके पास बुलाने का, लेकिन उसका असली मोटिव तो ये था जो को परेशान करने का। अगले दिन जो थी वो अपनी दोस्त के साथ डांस क्लास में बैठी हुई थी। तभी जो उनका मैनेजर था वो यहाँ पर आकर के जियांग को इंट्रोड्यूस कराता है और वो भी ये ग्रुप आज ज्वाइन करने वाली थी। जो खुद को काम डाउन रखती है, वो लोग और सारे लोगों के साथ इन्वेस्टर्स के साथ पार्टी करने के लिए जाते हैं। जहाँ पर कि जो जियांग थी वो जानबूझकर के हो को एक बदमाश इन्वेस्टर के साथ सेट करने का प्लान कर रही थी, ताकि वो यहाँ पर पूरी तरीके से ज़ू पर गिव अप कर दे। अर्जू को ये प्लान पता ही नहीं था, वो तो चुपचाप पार्टी करके वहाँ से लौटना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही वो इन्वेस्टर यहाँ पर जो का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है, थैंकफुली जिन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जो को वहाँ से लेकर के जाता है। अब जो यहाँ पर जिन के आने से इम्प्रेस तो हो जाती है, साथ ही में उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिन उसे कहता है कि वो रेगुलर बेसिस पर जो को रिसीव करने के लिए तो आया करता था, इसी वजह से वो सिल लेने आया था। लेकिन जो को नहीं पता था कि असल में ये सब कुछ पहले का ही प्लान किया हुआ है, जबकि ये चीज़ें कोइंसिडेंट नहीं थी। जो कि वहाँ से जाते ही हो यहाँ पर हीरो बनने के लिए आता है, उसका ये प्लान था, वो जाकर के जो को सेव करेगा, लेकिन सेव वाला मिशन तो पहले ही हो चुका है। तो वह यहाँ पर जियांग पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। वहाँ पर उसे जिन का विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिस वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं जिन सच में जो उसे किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड तो नहीं है। अगले दिन जिन जू के साथ उन इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाती है। असल में उसकी फ्रेंड के लिए भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसी वजह से जू जिन को वहाँ लेकर के गई हुई थी। इस बार जब वो लोग अंदर जाते हैं तो कोई भी यहाँ पर जू के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिन ऑब्वियसली उसके साथ था। तो उनका ये कॉपरेशन का डील काफ़ी स्मूथली जाता है। वहाँ पे लिली भी आई हुई थी। जिन और जो को साथ में इतना खुश देख कर के उसे काफ़ी जेलसी हो रही थी। जिन उसे बताता है मेरे पास बहुत सारे ब्लाइंड डेट के ऑप्शंस आए थे, लेकिन तुम मुझे उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। इसी वजह से मैंने तुम्हें चूज़ किया था। जो कहती हाँ, मुझे भी तुम्हारा फर्स्ट लुक ही काफ़ी पसंद आ गया था, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दी थी। अगले दिन जब वो लोग जो कि डांस क्लास में जाते हैं, तब उसकी दोस्त लोग पूछने लगी थी कि कल तुम उस मैनेजर के साथ डिनर करने के लिए गई थी, कैसा रहा सब कुछ। अब उसे बातों बातों में ये पता चल पाता है कि असल में जो जियांग है उसे ने ये सब कुछ सेट किया था, जिनने जो के लिए ये पूरा डांस क्लास ही बाई कर दिया था। जो ऑनर थी, इसी वजह से वो जियांग को खींच के थप्पड़ मारती और कहती है मुझे इसे अच्छे से पता है कि तुम्हारा क्या प्लान है, मैं तुम्हें फायर करती हूँ। जियांग कहती है कि शक से तुम मुझे निकाल रही हो। जो कहती है अब मैं इस डांस क्लास की ऑनर हूँ। इस शख्स से जिन कहता हाँ, मैंने अपनी बीवी के लिए ये पूरा डांस क्लास ही बाय कर लिया है। जियांग से माफ़ी मांगने लगती है कि वो बहुत अमीर है, वो बहुत इसके कंपेयर में गरीब है, वो उसे जाने दे, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। लेकिन जो उसकी इस गलती के लिए उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। अगले सीन में हो जब जिन से मिलता है तो वो जानबूझ करके उससे पूछता है कि क्या वो जो को जानता है। अब जिन को हुआ के बारे में कुछ भी मतलब सब कुछ पता था, तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है, कहते हुए मुझे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर वो सोच रहा था कि अगर जिन की शादी जो से हुई होती तो ऑब्वियसली वो उसे इस बारे में ज़रूर ही बताता। इसका मतलब कि जो कुछ भी ये बातें हो रही हैं वो एक अफवाह है। ज़ू की जो आंटी थी वो उसे कॉल करके उसका हाल-चाल ले रही थी कि सब कुछ ठीक है ना? उसके और ज़ेन के बीच में जो कहती है हाँ, आंटी सब कुछ ठीक चल रहा है। उस रात जिन यहाँ पर आता है जो खाना बना रही थी उसके लिए, तब उसके फ़ोटो को क्लिक करके उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। अगले दिन जो को कॉल आता है कि उसकी आंटी की तबीयत खराब हो चुकी है। जो जल्दी-जल्दी अपनी आंटी से मिलने के लिए जाती हैं। मॉम-डैड के गुज़रने के बाद उसकी आंटी ही थी जो कि उसके लिए इतना सब कुछ कर रही थी। अब आज जिन भी यहाँ पर आया हुआ था, तो वो दोनों यहीं स्टे करने वाले थे। जो बताती है कि असल में वो जानती है उसकी आंटी उससे बहुत प्यार करती है और उन्होंने माँ की कमी कभी भी उसे नहीं खलने दी।
इधर दूसरी तरफ जो हुआ था वो इमोशनल गेम खेल करके जो कि ग्रैंडमदर को कन्विंस कर रहा था कि वो जो उसे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। और इस बूढ़ी के दिमाग में ये था कि एक बार हो की शादी जो से हो जाएगी ना, तो जिन की शादी उसकी असली पोती से है वो करा देगी। मतलब ये लोग शादी को लिटरली गुड्डी गुड़ियों का खेल समझ करके रखे। और हमारे जनरेशन को कहा जाता है हम लोग शादी जैसे रिश्ते को बिल्कुल कैजुअली लेते हैं। जो यहाँ पर दादी के बुलाने पे मिलने के लिए आती है, उसे नहीं पता था कि वहाँ पर वो भी आया हुआ है। वो उसे रिंग देकर के प्रपोज़ करता है, तो वो दादी पर भड़क जाती है और कहती है, "आपको नहीं पता है कि मैंने ऑलरेडी जिनसे शादी कर लिया है।" वो कहती है, "तो हाँ, क्या हो गया? उसे डाइवोर्स देकर के तुम वो से शादी कर लो। वैसे भी तो तुम उसकी बचपन की दोस्त हो ना। और वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, तो तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए।" तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ज़ेन आ जाता है और वो हो की पिटाई लगा देता है। वो कहता है, "बहुत दिनों से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ।" हो कहता है, "तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमने तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि जो तुम्हारी बीवी है।" वो कहता है, "मुझे मेरी पर्सनल लाइफ़ के बारे में तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है।" और वो जू को वहाँ से लेकर के जाता है और उसके पेरेंट उसे रोक भी नहीं पाते हैं। जो यहाँ पर अब जिन के साथ इंटीमेट होने का प्लान करती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और वो जानती थी कि असल में वो हुओ को लेकर के काफ़ी जेलस है। तो जब वो दोनों घर जाते हैं ना, तो एक्चुअल में जिन और जो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के जाते हैं। जिन बहुत खुश था कि फाइनली जो उसकी अरेंज वाइफ होने वाली थी, अब वो उसकी रियल वाइफ है। इधर हम लोग जू के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब उसकी दादी इतनी गुस्सा थी कि वो जू के अंकल आंटी को ही डाइवोर्स देने का ऑर्डर दे देती है, क्योंकि जब जू की जो आंटी थी वो जू का ज़्यादा ख्याल रख रही थी अपने बच्चों से। तो जिन वहाँ पर पहुँचता है और वो जू की आंटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कहता है, "ठीक है, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप लोग 50% जो भी सब कुछ है इनके हस्बैंड का आप दे दीजिए और मैं आंटी को माँ बना करके अपने घर पर रखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो छोड़ना तो आंटी को चाहिए अंकल को। जिसकी इतनी खत्म सास हो ना, उस घर में तो रहना ही बेकार है, जो सिर्फ रिश्तों को तोड़ना जानती हो।" वहाँ पर जू भी आती है और वो देखती है कि उसके जो कज़न भाई ब्रदर है, वो लोग उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। शुरुआत के कुछ साल तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उसकी मॉम की नाजायज़ बेटी है, लेकिन वो बताती है कि नहीं, ये मेरी बहन की बेटी है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से वो जू को पाल-पोस करके बड़ा कर रही है। वो लोग तब से जू को अपनी असली बहन मानने लगे थे। फाइनली बहुत सारा मेलोड्रामा, रोना-धोना करके जो जू की फैमिली का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है। पहली बार जो उसके अंकल थे वो अपनी माँ के खिलाफ जाते हैं अपनी वाइफ के लिए और कहते हैं, "माँ, आज तक मैं केवल आपका ही बात मानते आया, लेकिन बस बहुत हो गया। ये मेरी बीवी है और मैं इसका इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। आप बस हमारे लाइफ को कंट्रोल करना जानती हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बीवी को किसी हालत में नहीं छोड़ने वाला हूँ।" फाइनली इनकी कहानी का तो फैमिली मेलोड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। हालाँकि उसकी दादी कभी सुधरने वाली नहीं थी। इसके बाद कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ पर कि जिन और जू दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रह रहे थे। जो अपना डांस शो किया करती थी और जिन उसके डांस शोज़ अटेंड किया करता था। और जो हुआ था वो पूरी लाइफ सिर्फ रिग्रेट ही करते रह जाता है कि उसने अपनी फीलिंग के साथ क्यों ही उसकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया। अगर ऐसा नहीं करता तो जो आज उसकी बीवी होती। लेकिन जिन और जो दोनों अपने लाइफ में खुश थे और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।